नमस्कार, लोकसभा टेलीविजन के इस कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। विशेष में आज बात विशाखापट्टनम के मछुआरों की जिंदगी मछलियों पर आश्रित होती है। ये मछुआरे हर रोज मछली पकड़ते हैं और उसी से इनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन अंधे विकास ने इन मछुआरों को इन मछलियों से दूर कर दिया और आज हालात ये हैं कि ये मछुआरे अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए तमाम तरह की मशक्क़त करते हैं और कई मुश्किलों का सामना करते हैं। आज हम अपने कार्यक्रम विशेष के जरिए विशाखापट्टनम के मछुआरों से जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विशेष के आज का यह अंक। मुट्ठी में बंद रेत कब हाथ से फिसल जाए, जिंदगी कब साथ छोड़ जाए, सपने कब टूटकर बिखर जाएं, ये सोचकर भी डर लगता है। पर भारत में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सपनों की कोई कीमत नहीं है, जिनके आंसुओं का कोई मोल नहीं है, जो रोजाना अपनी आंखों में हसरतों का दीपक जलाते तो हैं, लेकिन शाम होते होते वो बुझ भी जाते हैं। कुछ ऐसी ही दास्तां है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र के मछुआरों की, जो रोज जीते हैं और रोज मरते भी हैं। They were facing a denial of livelihoods. They were facing, a sort of fall of fishing catch, and therefore in economic distress, and also a kind of a denial of rights over their traditional habitats, and therefore impact on their overall society and their overall future as well. सपनों को हकीकत में तब्दील करने में बेबस और लाचार नजर आते हैं। खुशियों का गला हंसकर घोट देते हैं। सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। जान की बाजी लगाने वाले ये मछुआरे सिर्फ संघर्ष कर रहे हैं और अपने परिवार के जीवन निर्वाह करने के लिए तमाम तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कभी कभी इन मछुआरों के घर में चूल्हा तक नहीं जल पाता है, क्योंकि हालात से बेबस ये मछुआरे चूल्हा जलाने तक का जुगाड़ नहीं कर पाते हैं। Visakhapatnam and this entire coastline, it is basically a fishing coastline, fishing villages. And the entire economy here depends on fishermen and agriculture. Now, these are the fishermen, the traditional fishermen. When I talk of fishermen, I talk of traditional fishermen, not the trawlers and all that. They are the people who take the risk and go into the high seas and they catch fish and then bring it and supply it here, they sell it. Unfortunately, the so-called development in this entire area, the development driven by crony capitalists. That development, these are the fishermen who are at the receiving end in different ways. For the last roughly about 17-18 years, and I can say of the situation then and the situation now, I mean, there are some differences and some improvements for sure as a result of efforts of local struggles. But the situation of fisherfolk in general, instead of under this era of globalization and liberalization where we're talking a lot about anti-poverty programs, the situation of fisherfolk, I would think, has become from bad to worse in those years that I'm talking of 98, 99, 2000. And it is a situation where you had in that day and age करीब 9 करोड़ की आबादी वाले आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 974 किलोमीटर का समुद्री इलाका है। करीब 584 मछुआरों के गांव हैं, जिनमें करीब 14 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी समंदर की लहरों से बंधी हुई है। वहीं दूसरी ओर विशाखापट्टनम में 132 किलोमीटर का समुद्री इलाका है और करीब 62 मछुआरों के गांव। वैसे आज से 4 साल पहले इन गांवों में करीब 4 लाख लोगों का जीवन यापन मछली पर निर्भर था। लेकिन धीरे धीरे मछलियों से आमदनी कम होती गई और लोग दिहाड़ी करने लगे। आज ये संख्या
4 लाख से घटकर 2,60,000 रह गई है। इस व्यवसाय का एक चमकदार पहलू यह है कि आंध्र प्रदेश पूरे भारत में सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का एक ऐसा इलाका है जहां का मछली व्यापार दूसरे स्थान पर आता है। लेकिन इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद यहां के मछुआरों की हालत पहले से बदतर ही हुई है। समस्याओं का पहाड़ दिन ब दिन बढ़ा है। अगर हम देखें तो इन मछुआरों की जिंदगी एक संघर्ष बन गई है। 2 अक्टूबर 2013 का दिन, सुबह के 6 बजे हैं। कुट्टी सेतया और बुमरी सिरोन मछली पकड़ने के लिए अपने घर से निकले हैं, इस उम्मीद के साथ कि आज वो खाली हाथ नहीं लौटेंगे। कुछ ना कुछ मछलियां तो होंगी ही जिससे वो अपने परिवार के लिए रात का खाना आसानी से जुटा लेंगे। इसी उम्मीद में वो बंगाल की खाड़ी के मध्य में जा पहुंचते हैं। उनके कुछ सहयोगी भी उनके साथ थे, क्योंकि मछली पकड़ने के लिए जब आप बीच समंदर में जाते हैं तो आपकी मदद के लिए कुछ लोगों को साथ रहना पड़ता है, ताकि नाव को किनारे से हटाने में फिर बीच समंदर में जाकर वो आपकी मदद कर सकें। लेकिन शायद किस्मत भी आज उनके साथ नहीं थी। पूरे दिन की मेहनत के बाद हाथ लगी चंद मछलियां। तब ये सवाल मन में उठता है कि दिन की मेहनत के बाद भी ये अपने परिवार के लोगों का पेट नहीं भर पाते हैं, तो फिर इस व्यापार का क्या लाभ? ये सच्चाई सिर्फ इन 2 दोस्तों और उनकी टीम की नहीं है, बल्कि ये सच्चाई यहाँ के सभी मछुआरों के लिए आम बनकर रह गई है। सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए? आखिर कुछ ही सालों में यहाँ की हकीकत कैसे बदल गई? Whenever any development project, an industrial project, a power project, a nuclear power plant, in all these areas when they are set up, the first people to lose their right is the fisherman. It is not the right to land so much, it is the right to go to the sea and catch fish, because the coast is cut off and they lose their access to the high seas. They can't go and fish. Unfortunately, there is no act today, there is no law today in this country which can protect this right. See, the latest Land Acquisition Act, about which Mr. Jairam Ramesh has been talking about, it means nothing to these fishermen, because who will protect their right? जब हमने इस सच्चाई के पीछे की हकीकत को जानना चाहा, तो इसका स्याह सच भी सामने आया। ये है विशाखापट्टनम का स्टील प्लांट। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण किया गया और फिर स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल्स, पावर प्लांट जैसे विकास के नए मापदंड के कारखाने लगा दिए गए। कारखाने तो लग गए, लेकिन पानी के निस्तारण की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हुई, जिसके चलते इन कारखानों का गंदा पानी सीधे बंगाल की खाड़ी में समाने लगा। इसकी एक वानगी देखिए। इस स्टील प्लांट का गंदा पानी किस तरह समंदर में मिलकर यहाँ के पानी को पूरी तरह से दूषित कर रहा है। इस गंदे पानी का नतीजा ये हुआ कि जो मछलियां समंदर के किनारे आसानी से मिल जाती थीं, वो आज कई किलोमीटर दूर तक जा बसी हैं। इस गंदगी के कारण मरी हुई मछलियां आपको आसानी से इन तटों पर दिख जाएंगी। अब मछली चूंकि दूर जा चुकी हैं और इनका जीवन यापन का सिर्फ एक ही साधन बचा है, तो ये मछुआरे 8 से 10 नॉटिकल माइल तक आगे चले जाते हैं। कहते हैं कि बंगाल की खाड़ी दुनिया का सबसे खतरनाक समंदर है। इसकी प्रकृति के बारे में किसी तरह का अनुमान लगाना काफी कठिन काम है। जब ये मछुआरे काफी दूर तक मछली की तलाश में निकल जाते हैं, तो वो किसी तरह का संपर्क अपनों से स्थापित नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हर साल करीब 25 से 30 मछुआरों की मौत हो जाती है। कितने ही मछुआरों को समंदर की लहरों ने ले लिया, लेकिन ये करें तो क्या करें, पेट जो भरना है, अपना भी
और अपने परिवार का भी। Whenever any industrial activity is undertaken up here, the pollution from that goes into the sea and the fish are affected, and that affects the incomes of these fishermen. I am told that you went to Visakhapatnam steel plant. There is a stream there known as Apikonda Vagu, and if you go and see that, it looks dirty, it looks black. So we collected a bottle full of water and I got it analyzed in the Pollution Control Board laboratory, and what do you find there? You find lead, you find mercury, you find all kinds of toxic pollutants, and where this stream meets the ocean, there used to be fishing at one time. Now the fishermen have given up because they cannot, because it's all become polluted. And the people of this coastline, I mean I am talking of the city dwellers, they eat that fish. They don't realize that they are eating fish with toxic pollutants. But then the economy of each fisherman's family is totally destroyed by this pollution. मछुआरा का समस्या बोलने से पहले 5 साल का पहले दरिया में बाजू में मच्छी इतना मच्छी मिलता है। अभी 10-15 साल से क्या इंडियन गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बनाता है, वो पॉलिसी का अंदर में अभी कोई पीसीपीआर बोलता है, कोस्टल कॉरिडोर बोलता है, उसी के बारी का अंदर SEZ बोलता है, उसका अंदर बारी में क्या प्रोजेक्ट्स आता है, वो प्रोजेक्ट से पूरा पाइपलाइन से वो क्या फैक्ट्री का पानी है पूरा समुद्र में बेचता है। बेचने के बाद अभी मच्छी दरिया में कितना आगे मिलते है, अभी इतना दूर गया था। अभी मछुआर लोग को अभी मच्छी पकड़ने में भी मच्छी नहीं है, अभी बहुत तकलीफ होता है। गवर्नमेंट में भी इतना पॉलिसी है, वही सांप्रदाय मच्छीकार लोगों को मिलता भी नहीं है, इतना ही बहुत तकलीफ में था अभी मछुआर लोग को। जब हमने इन्हीं मछुआरों में से एक बोसन्ना से ये जानना चाहा कि इतना खतरा होने के बावजूद वो समंदर में क्यों जाते हैं, तो उनका जवाब था, हम लोग को आप पूछा था, हम लोग को मच्छी पकड़ने के लिए जाने के टाइम मर जाता है, लेकिन वो मर जाता है बोलने से हम लोग दरिया में नहीं जाएगा तो हम लोग कैसा खाने का कैसा है, हम लोग जिंदा रहने के लिए कैसा है, कैसा भी मारने के बोलने इसमें भी मारने तो मालूम पड़ता है, लेकिन वो तकलीफ करके कैसा भी मच्छी पकड़ के आने का, वो बिक्री करने के बाद वो पैसा आएगा, उसका पैसा का साथ हम लोग खा के जिंदा रहने का ना। ये एक पहलू है इनकी बदहाली का। दूसरा पहलू और भी खतरनाक है। मछली पकड़ना एक पारंपरिक व्यापार है इन मछुआरों के लिए, क्योंकि इनकी जिंदगी का पहिया इसी से चलता है। लेकिन यहाँ पर भी व्यावसायिक घरानों और राजनीतिज्ञों का एक बड़ा गठजोड़ है, जो इन बेबस मछुआरों की जिंदगी को और भी बदहाल बना देता है। जब हमने यहाँ के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि चूंकि मछली पकड़ने के इस व्यवसाय में बड़े खिलाड़ी आ गए हैं, जिनका दबदबा समाज में भी है और सरकार में भी, उन लोगों ने इन परंपरागत मछुआरों के व्यवसाय को पूरी तरह से चौपट कर दिया। इन बड़े लोगों के पास सब कुछ उपलब्ध है, करोड़ों रुपए का जहाज जिस पर वो मछली पकड़ने का काम करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ मोटराइज और पारंपरिक तौर वाले और कुछ खास मैकेनाइज बोट वाले ही मछुआरे समुदाय के हैं। बाकी सभी पर एक खास वर्ग के लोगों का दबदबा है। इन मछुआरों ने हमें बताया कि ये सभी प्रभावशाली लोग हैं, जिनके इशारे पर सरकार और कारोबार दोनों चलते हैं। ऐसे में तो सरकार की नीयत पर सवाल तो उठेगा ही। One private port will have about say 20-30 miles and then up to 12 nautical miles. They created a right. As a result of this, nobody can enter that area. Now who gave them that right? They cannot be given that right. So I have seen many fishermen who go there. These private ports, they have their own security people. They threaten them, saying you cannot come here. Now, see, this entire area belongs to the fishermen, the traditional fishermen. But because of collusion between these political leaders and these promoters, and this happened in the case of Van Pick, from Guntur to the south of Guntur, there was a big corridor, and they created, they gave about 20,000 acres of hinterland
to these private promoters, plus they gave them the entire coastline plus exclusive rights in the especially in that sovereign zone of 12 nautical miles. So I said this is the only thing Andhra Pradesh. Andhra Pradesh it's become a big scam now, and the Central Bureau of Investigation is actually investigating the links between the politicians and these promoters, and I'm sure most of the private ports are like that. जिस तरह से इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्पोजेशन फ्रॉम द कोस्टल एरियाज़, और जिस तरह से बड़े जो कंपनीज और ट्रॉलर्स जो आ रहे हैं वहाँ पे, उसके कारण इनका जो लाइवलीहुड है वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और इसके अलावा भी जो बाकी जो फ़िश प्रोसेसिंग के जो तरीके जो हैं अपनाए जा रहे थे, जो ट्रेडिशनली अपनाए जा रहे थे, वो क्योंकि अलग तरीके नए तरीके आ गए हैं और बड़ी कंपनियां उसमें आ गई हैं, तो इनका पूरा का पूरा जो जीविका जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। 2 वक्त की रोटी कमाने में लगे मछुआरों की जिंदगी बंजर भूमि की तरह है, जिसे उपजाऊ बनाने के लिए वो श्रम तो करते हैं, पर उस श्रम का ना तो सही दाम मिलता है और ना एक बेहतर जिंदगी जीने का साधन। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी विशेष का सफर जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकसभा टेलीविजन। इस कार्यक्रम के दौरान हमने करीब 132 किलोमीटर के तटीय इलाकों का दौरा किया। पूरे इलाके में मछुआरों की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही दिखी। उनके रहन सहन से एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीने की कल्पना तो नहीं की जा सकती। हालात ऐसे हैं कि उनकी आम जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई या शिक्षा का अधिकार उनका मखौल उड़ाने जैसा ही है। इन तटीय इलाकों पर किस तरह से सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसकी एक बानीगी देखिए। 1986 में पर्यावरण मंत्रालय की एक अधिसूचना में यह कहा गया था कि समुद्र के तटीय इलाकों में किसी तरह का कोई स्थायी निर्माण अवैध माना जाएगा। लेकिन आज इस पूरे इलाके में हर जगह निर्माण का काम आप खुद देख सकते हैं। बाद में उच्च न्यायालय ने भी इस अधिसूचना पर मुहर लगाकर निर्माण और बोरवेल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। लेकिन समर्थ को नहीं दोष गोसाई की कहावत चरितार्थ करते हुए समर्थवानों ने बेरोक टोक हर तरह का काम किया। ऋषिकोंडा में तो सरकार ने खुद ही कोस्टल रेगुलेटरी जोन का उल्लंघन कर इस जगह को पर्यटन स्थल में तब्दील कर दिया। कोस्टल रेगुलेटरी जोन बनाए to 1991. Before Srimati Indira Gandhi, 1974, the good environmental notification. The one side coastal product, one side coast product. At third time, the fishermen rights basically. In 1991, CSZ violation, CSZ notifications come to coast 500 meters below, or CSZ 1, CSZ 2, CSZ 3. The 500 meters no development. This CSZ no development. The government officers violated the on jetty construction and yachting at construction, in this one resorts construction and hotels construction. The construction to this place में fisherman activity, fisherman area. This nets and boats and there is the go to fishing. The CSZ construction to loss of the places fishermen. Despite many of our appeals, the CRZ is violated every day. There is a High Court judgment of 2007 which very clearly said, please identify all the violations of CRZ and take action against them and report to us. Till today the authorities have not reported to the High Court. There is a High Court judgment last year that no borewell should be dug in this area, or if there is a borewell it should not be operated. You find many of these 5-star hotels here, they have borewells which are operating which are illegal. So we requested the Visakhapatnam Municipal Corporation and the authorities to stop and seal those borewells. They have not done that. Inwards of 500 meters from the coast is almost an environmentally regulated zone, which is also the traditional habitat of fisherfolk and fishing communities. Their livelihood, their life, their houses, their other kind of dependence on natural resources.
So wherever there has been a denial, or wherever there has been companies taking it over, that has also meant that the fisherfolk have lost those traditional rights, or habitat rights, so to say. So this is the situation in which most of the coastal fisherfolk find themselves. There are 32,000 fishing villages or so nearby, on the coastline of India, of traditional fishing communities. समय समय पर इस बात को लेकर आवाज उठाई गई कि जो विकास कार्य हो रहा है उसमें वहां के स्थानीय मछुआरों को भागीदार क्यों नहीं बनाया जा रहा है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि विकास की जो परिकल्पना है उसे स्थानीय मानव संसाधनों और जरूरतों को ध्यान में रखकर पूरा किया जाए और विकास में स्थानीय लोगों को भागीदार बनाया जाए। पर वास्तव में हुआ इसका उल्टा। न स्थानीय जरूरतों को समझा गया, न ही स्थानीय संसाधनों का उपयोग किया गया और न तो स्थानीय भागीदारी को महत्व दिया गया। नतीजा सामने है, विकास के बजाय विनाश का पर्याय बन गया है ये पूरा तटीय इलाका। The fishermen are given identity cards and they are given a position as as an agency, fishermen's associations, to monitor this area. They'll be able to do it, monitor. Coast Guard and all, they cannot do that. Even the Navy, probably it will be difficult for them. So I've been telling the Navy, I've been telling the government, please, you can prepare a list of all these people, young people who are going to the sea, and give them navigational aids. See, their mobiles don't work beyond a point. So give them solar lights and all that. This kind of a scheme can be there, and they can be excellent persons to monitor. I think that is very important. See, democracy, one fundamental principle is, if you involve the people, your governance will be better. People should be involved. If the people are given all the authority, then many problems will get sorted out. I think that is not happening today. For sure. I mean, for sure, the long-term answer to this is to ensure not just participation, but leadership of local communities in how fish processing, the entire fish chain, so to say, from catch on to when it arrives at your shelves. The greater the role fishing communities, women or men and other members, young people, have in those processes, obviously technologically upgraded. One is not arguing for a romantic notion of only sort of drudgery based fishing processes. One needs to have technological improvements, but these technological improvements need to be under the control of communities. The problem with technological improvements, which sometimes need financing and support, is that with technological improvements, the entire control of the process, the entire economics of the process, the entire control over the economics of the process shifts away from traditional fishing communities into the hands of private sector, into the hands of private corporations. So as a result, fishing communities which are now owners, so to say, our sea, our life, our coast, now become merely wage laborers onto these fishing trawlers. एक्शन-एड, फिशरमैन यूथ वेलफेयर जैसी संस्थाओं और वरिष्ठ IAS अधिकारी EAS शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय निकायों से अनुरोध किया। इसका रोड मैप भी शर्मा ने बनाकर दिया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। इन मछुआरों की महिलाओं की हालत तो और भी बदतर है। उनकी दिनचर्या सुबह 4 बजे शुरू होती है, जब वो मछली के बड़े बाजार में पहुंचती हैं। एक टोकरी मछली खरीदती हैं और फिर घर घर, गली गली और बाजार दर बाजार जाकर उसे बेचती हैं। बाजार की हालत भी वैसी ही है, गंदगी से भरा पड़ा है। इन महिलाओं के लिए शौचालय जैसी न्यूनतम सुविधा तक नहीं है। ऐसे में हम ये कैसे कहें कि वो एक सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रही हैं? When fishermen, when they go and catch fish, they need an outlet. They need a good place where they can sell this fish. Unfortunately, in Visakhapatnam area, if you go and see these fishermen's stalls, they are very primitive, they are dirty, and they are asked to set up their shops once in a week or something, and then all these authorities go and harass them. And the women who are there, who sit there and sell the fish, they have no toilet facilities, there is no public, the facilities which are required for any human being. I have suggested to the Visakhapatnam Urban Development Authority and the Visakhapatnam Municipal Corporation that they should set up
air-conditioned retail outlets for this fish, because when they are air-conditioned like Delhi, you have got the mother dairy. Similarly, in Mangalore, they have got air-conditioned retail outlets. So I gave them a model and I said, set up air-conditioned retail outlets where they can market their fish, and those outlets must have toilet facilities, so that there is dignity which is attached to the profession, fishing profession. When they sit there, they feel dignified. तमाम मेहनत के बाद भी इस बात की गारंटी नहीं कि शाम तक ये अपने खर्च के लिए पूरे पैसे निकाल पाएंगी या नहीं। विकास के नाम पर मैंग्रोव को पूरी तरह से काट दिया गया। उन स्थानों पर एक नया औद्योगिक नगर भी बसा दिया गया। तमाम तरह के कारखाने लगा दिए गए, लेकिन विकास की इस अंधी दौड़ में इस बात का ख्याल किसी को नहीं रहा कि जिस तेजी से मैंग्रोव को काटा जा रहा है, उससे वहां की पारिस्थितिकी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। आज जब यहाँ चक्रवात आता है तो यहाँ की जमीन कटकर समंदर में चली जाती है, क्योंकि इसको रोकने के लिए किसी तरह का इंतजाम नहीं किया गया है। इससे इन मछुआरों को चक्रवात के दौरान काफी नुकसान उठाना पड़ता है। जब हम विशाखापट्टनम के जल्लौरीपेटा गांव की ओर जा रहे थे तो रास्ते में नमक की तैयारी के लिए काम चल रहा था। कभी ये जमीन उपजाऊ हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे इन खेतों पर नमक की खेती शुरू हो गई, जिसके कारण मछुआरों की जमीन बड़े बड़े उद्योगपतियों ने ले ली। आज ये मछुआरे इस जमीन पर बस मजदूरी करके अपनी जिंदगी की गाड़ी किसी तरह चला रहे हैं। विकासशील भारत की एक सच्चाई ये भी थी जिससे आप अभी रूबरू हुए। यहाँ के मछुआरों के हालात दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं। कदम दर कदम इनके सपनों का गला घोटा जा रहा है, तो साहूकार के लिए कर्ज के तले ये लोग दबते जा रहे हैं। इनके पुनर्वास की नीतियां सिर्फ कागजों तक ही सीमित हैं। ये मछुआरे कब अपनी लय में नजर आएंगे और कब इन मछुआरों की जिंदगी में खुशियों के रंग भरेंगे और कब इनके सुनहरे भविष्य का सपना सच होगा। मछुआरों की जिंदगी इन समंदर के लहरों पर चलती है। जरा सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन जीने के आधार को ही खत्म कर दिया जाए तो फिर वो अपनी जिंदगी कैसे जिएगा। मछुआरों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। विकास की इस नई दौड़ में नई नई फैक्ट्रियां बनी और उन फैक्ट्रियों का कचरा इस समंदर में डाल दिया गया। कचरे के कारण मछलियां यहां से दूर चली गई। अब इन मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए 8 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा दूर जाना पड़ता है। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद जब रात को वो लौटेंगे तो अपने परिवार के सभी लोगों को भरपेट भोजन दे पाएंगे। आखिर ये कैसा विकास है? क्या आपको लगता है कि समावेशी विकास की यही परिभाषा है? क्या आपको लगता है कि विकास का मतलब चंद लोगों तक ही सीमित रहना है? क्या आपको लगता है कि ये मछुआरे विकास की उस धारा में शामिल हैं? क्या आपको लगता है कि क्या ये मछुआरे विकास के हकदार नहीं हैं? कल कारखानों से किसी को परहेज नहीं है, लेकिन अगर कल कारखाने किसी की जीवन रेखा को समाप्त कर दे फिर ऐसी विकास का क्या मतलब? अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात किसी ऐसे ही सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों के साथ। तब तक के लिए मेरे सहयोगी कैमरामैन संगमित्रा राउतरे और ऑडियो एग्जीक्यूटिव देवी प्रसाद नायक के साथ मुझे दीजिए विशाखापट्टनम से इजाजत। नमस्कार।